इन्वेस्टमेंट स्कैम का मतलब होता है साइबर इन्वेस्टमेंट स्कैम, कि ऑनलाइन आपको लिंक भेजा गया व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम एड्स के माध्यम से, कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप ये इससे टिप्स लीजिए, इस एक्सपर्ट से टिप्स टिप्स लीजिए, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। या फिर आपको बोला जाएगा कि ये वाला ग्रुप ज्वाइन कीजिए, तो इसमें लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न इसमें मिलेगा। या फिर कोई हाई फाई कंपनी का नाम उसमें फर्जी तरीके से ऐड कर दिया जाएगा कि ये डीबीएस स्टॉक रियलिटी की कंपनी है, या फिर ये फिनटेक्स कंपनी है, कुछ भी। दे कैन थिंक ऑफ एनी नंबर ऑफ नेम्स जो कि बड़े हाई फाई साउंड करेंगे और आपको लगेगा कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड है उसका। फिर आप ग्रुप में जब ऐड हो जाएंगे तो ग्रुप में आपको दिखाई देगा कि बहुत अच्छा उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत अच्छे ग्राफिक्स के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अच्छे चार्ट्स बना के। और उनकी एक मोबाइल एप्लीकेशन होगी जो कि आपको ग्रुप में ऐड होते ही आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देंगे, और उस मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे तो उसका पैसा आप जब डालेंगे तो आपको दिखेगा कि मेरा मोबाइल एप्लीकेशन जो ऐप मैंने इंस्टॉल किया उसमें रिटर्न बढ़ रहा है। तो रिटर्न बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि यार देखो इतना एक्सपर्ट आदमी के मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ और मेरा सच में रिटर्न बढ़ रहा है। और पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे वो आपको पैसा भी दे देंगे। आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट कराया, 5,000 रुपये इन्वेस्ट कराया, उस पर 2-3 हज़ार का प्रॉफिट ला के आपको वापस दे देंगे, ताकि आपका ट्रस्ट बना रहे। ठीक है। तो शुरुआत इसकी इंस्टाग्राम एड्स, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, फेसबुक के एड्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेसबुक पे आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है और वो आपसे बात करता है, ऑपोजिट सेक्स की लड़की। मतलब आप अगर मेल विक्टिम है तो कई बार ऐसा हुआ है कि फीमेल बन के फ्रॉडस्टर ने बात की है। पहले नॉर्मली बात करते हैं, फिर बाद में ये इन्वेस्टमेंट पे लेके आ जाते हैं कि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को बहुत बेनिफिट हो रहा है, तुम भी करो। तो अल्टीमेटली डेटिंग वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, डेटिंग प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है और लोगों को इनिशियली रिटर्न भी दिए जाते हैं। फाइनली आपको बोला जाता है कि और एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बोला जाएगा कि आप और इन्वेस्ट कीजिए, और बाकी लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे ना वो डमी होते हैं। वो आपको प्रेशराइज करने के लिए ना बार बार पोस्ट करते रहेंगे, मैंने 1 लाख रुपए डाला, मेरे को 1.25 लाख रुपए मिल गया वापस में, 25% रिटर्न मिल गया। और आप फिर वेरीफाई भी करने जाओगे ना बाकी ग्रुप वालों से कि सच में आपको पैसा मिल रहा है, बोला हाँ मुझे तो मिल रहा है बढ़िया पैसा, तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद फिर आपको जब हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो आपको फिर ऐप में तो दिखाई दे रहा है आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और ऐप में दिख रहा है 26 लाख हो गया है। अब जब उसको आप निकालने जाएंगे तो वो बोलेगा कि आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, फॉरेक्स का फीस देना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसका फीस देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आईपीओ ऑफर करते हैं कि आपने 26 लाख, 20 लाख, 26 लाख आपका ऑलरेडी हो गया है, एक हम आईपीओ फ्लोट कर रहे हैं, जिसकी आईपीओ मतलब कंपनी का जब जब स्टॉक निकलता है तो उसमें आप 20 लाख रुपए और ऐड कर दीजिए, 50 लाख का आप आईपीओ खरीद लीजिए, आपको इतना परसेंट शेयर होल्डिंग मिल जाएगा। तो आदमी को लगता है चलो नई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इसका आईपीओ ले लेते हैं, तो उसमें और पैसा चला जाता है। तो ऐसे ऐसे करके ट्रैप एक सॉर्ट ऑफ बनाया जाता है और जिसमें आदमी फंसता जाता है। फाइनली जब उसको रियलाइज़ होता है कि पैसा तो वापस मिल ही नहीं रहा है, वो बस दिख रहा है, तब उसको समझ में आता है शायद कि ये स्कैम है। आप गूगल करने, अगर कोई भी विक्टिम गूगल करने जाएगा इन्वेस्टमेंट स्कैम साइबर, उसको तुरंत मिल जाएगा, हर दिन कितने लोगों के साथ होता है। तो इसमें सबसे आसान तरीका है बचने का कि जब भी कोई ऐसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आपको डाला जाए तो आप उससे पूछिए कि आप सेबी में रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। सेबी का आप अगर गूगल करेंगे, सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एंटिटी, आप अगर मीडिया वाले इस चीज़ को लिख लें, सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एंटिटी, तो उसमें आप गूगल करने पे आपको लिंक मिलेगी सेबी की, और उसमें आप अगर सर्च करेंगे कि आपको जो स्टॉक एजेंसी की कंपनी है, जो स्टॉक ब्रोकर फर्म है, वो बोल रही है, जो नाम बोल रही है, लेट मी जस्ट वेरीफाई वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट, वो अपना एक नंबर भी बताएंगे, वो नंबर वेरीफाई करके देख लो। ठीक है। उसके बाद उनसे सर्टिफिकेट मांग लो आपका, सर आपका जो, चूंकि आप रजिस्टर्ड हो तो मेरे को सर्टिफिकेट दिखा दो। अब ये भी पॉसिबिलिटी है वो भी फर्जी हो सकता है, लेकिन काफ़ी चेक्स एंड बैलेंस हो जाएंगे ऑलरेडी, कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बच जाएंगे इस तरीके के स्कैम से। और वैसे भी इन जनरल इतना आसान नहीं है इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाना ना, अभी तो स्टॉक मार्केट वैसे ही लो जा रहा है, और उसमें अगर आपको कोई बोल रहा है मुझे 20% रिटर्न, आपको 20% रिटर्न देंगे, तो आप वैसे ही समझ जाइए कि ये फर्जी है। तो ये चीज़ आप मैं मीडिया को रिक्वेस्ट करूँगा कि बार बार हमको एम्फोसाइज़ करने की ज़रूरत है। हम काफ़ी बार साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स में बोल चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम डाल चुके हैं, गोवा पुलिस का जो हैंडल है फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, उस पर भी हम कई बार पोस्ट कर चुके हैं। न्यूज़पेपर में मैं कई बार मोडस ऑपरेंडीज के बारे में प्रिंट मीडिया को मैं भेज चुका हूँ आर्टिकल, बट कहीं ना कहीं और भी ज़रूरत है एफर्ट करने की, तो वो ऐसे ही फैलेगा मैसेज,
आप लोगों के थ्रू, पब्लिक के थ्रू, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके थ्रू। तो मैं अपील करूँगा सबसे कि ये जो मेरा मैसेज है वो जन जन तक पहुँचाएँ। और चूँकि अभी स्टॉक मार्केट का क्रेज़ है, मतलब जिसके पास पैसा है वो और चाहता है कि मैं स्टॉक मार्केट थ्रू और कमा लूँ, तो लोग कहीं न कहीं ल्योर हो रहे हैं उसमें। तो हमको ज़रूरत है कि ऐसे उसमें केयरफुल रहा जाए। थैंक यू। सर फर्स्ट वाला चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल मिला ये कहीं से डाउनलोड किया। वेबसाइट से। हाँ। जो फर्स्ट केस है ना, उस केस में जो वहाँ पे जो शेख थे उनको अरेस्ट किया जा सकता है? नहीं, उनको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, उस पर भी हम प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। उसमें हम ये चार्जशीट चूँकि हो चुका है केस, तो हम एक रेड नोटिस खोल सकते हैं। वो इंटरपोल के थ्रू रेड नोटिस वहाँ पे सर्व होगा, और अगर वो वहाँ पे आदमी वहीं पाया जाएगा तो वी कैन सेंड आवर पुलिस टीम टू ब्रिंग हिम। ही विल बी बॉट हियर। हाँ, कोशिश करेंगे उसकी। सर अनरजिस्टर्ड जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो उन्होंने आपने देखा है, आइडेंटिफाई किया है यहाँ पर? हाँ, हमने पहले भी एक बार जब एक और केस हुआ था इसी से रिलेटेड कि कुछ कुछ दो लड़के थे, यंग लड़के थे 25-26 साल के। वो कंबोडिया और थाईलैंड से गोवा आए थे वापस, क्योंकि कंबोडिया थाईलैंड में उनको बोल के भेजा गया था कि उनको जॉब देंगे, और वहाँ पे उनको उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ था कि साइबर फ्रॉड्स उनसे करवा रहे थे। तो वो वहाँ से भाग के गोवा वापस आए थे। उन्होंने जब बताया था कि कुछ रिक्रूटमेंट एजेंट्स थे यहाँ के गोवा के जिन्होंने उनको वहाँ भेजा था, तो उनको भी हमने अरेस्ट किया था उसमें। वो भी क्राइम ब्रांच ने केस रजिस्टर किया था। तो उस टाइम पे हमने सारे एजेंट्स को हमने वेरीफाई किया था, जितने भी एजेंट्स गोवा के थे। तो उसमें ऑटोमेटिकली चूँकि वो केस रजिस्टर हुआ था, तो बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए। तो उस समय हमको एडिशनल कोई नहीं मिल पाया। अभी फिर से ये जब केस रिपोर्ट हो रहे हैं तब तक हम एक्शन ले रहे हैं। और दोनों डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी इसमें अवेयरनेस एक्टिविटी कराती रहती हैं, और बीट के माध्यम से वेरिफिकेशन का चलता रहता है। तो पहले केस में और एक आपने बताया कि मस्कत में और एक 10 लड़के भी विक्टिम है। हाँ, वो बिलोंग टू गोवा? नहीं, वो आंध्र प्रदेश, केरला एंड पंजाब, ऐसा इन्होंने जो तीसरे अक्यूज ने बताया, अलग अलग स्टेट्स हैं। तो हम कंसर्न स्टेट पुलिस को भी लिख रहे हैं कि ये उनका जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है इस अक्यूज के थ्रू उनके बारे में, कि वो कहाँ से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उस पर कंसर्न स्टेट भी उसको वेरीफाई कर सकते और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो आपने सेकेंड केस बताया, वो इसने वीडियो सर्कुलेट किया नहीं? नहीं, उसके फ़ोन में था। वही मैं बोल रहा हूँ, पोजेशन ऑफ दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। ऐसे केसेस पहले भी थे? हाँ, पहले भी रिपोर्ट हुए हैं। आई थिंक पिछले 3-4 साल में हमने 4-5-5-6 केसेस रजिस्टर किए हैं। एग्जैक्ट देखना पड़ेगा हमें। थैंक यू। सच अ शॉर्ट नोटिस। आज मैंने 2 केसेस और एक अवेयरनेस साइबर के मॉडस ऑपरेंडी के अवेयरनेस के रिगार्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पहले तो दोनों केसेस के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहला केस क्राइम ब्रांच का एक केस है, जो कि नवंबर के महीने में हमने रजिस्टर किया था, जिसमें एक हमको लेडी विक्टिम ने कंप्लेन किया था थ्रू अर्ज NGO कि शी वाज टेकन टू मस्कट इन द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब एज हाउसमेड, बट मस्कट में ले जाके उसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ, उसको अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा गया, उसको साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया गया। तो व्हेन शी केम बैक, उसके बाद हमने एक FIR रजिस्टर की थी, और उस FIR रजिस्टर हुई थी 17 नवंबर को, 17 नवंबर। FIR में हमने सेक्शन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, चीटिंग के और इमिग्रेशन एक्ट का जो वायलेशन है सेक्शन 10 वो डाला था। उस FIR के बाद तुरंत बाद हमने दोनों जो एजेंट्स थे जिन्होंने उसको लेके गए थे वहाँ पे भेजा था मस्कट में, उन दोनों को अरेस्ट किया था। उन दोनों का नाम था सैयद अब्दुल्ला शेख और मस्तान खान पठान। इन दोनों को हमने अरेस्ट किया था। ये एक वास्को का था, एक मडगांव का था। ये लोकल रिक्रूटमेंट एजेंट थे, जो कि अनरजिस्टर्ड थे, इलीगल थे। इनको हमने अरेस्ट किया था, और इनका जो मस्कट से जो इनके साथ कम्युनिकेट कर रहा था, उसके लिए भी हमने सर्च किया था। इन्होंने उसका नाम बताया था अकरम शेख। तो अकरम शेख एक आंध्रा का एक इन्होंने बताया था आदमी, जिसके लिए हमने सर्च भी किया था उस समय आंध्रा में, बट वो वहाँ पे था नहीं। उसको बताया गया था कि वो मस्कट में ही है, यहाँ पे आंध्रा में मौजूद नहीं है। उस समय काफ़ी सर्च किया था हमने उसको। तो उस समय हमने इसको तीनों को जल्दी हमने 60 दिन के अंदर चार्जशीट करने का एक CRPC BNSS के अंदर एक प्रोविज़न है। तो हमने जल्दी से जल्दी चार्जशीट किया इसको, ताकि वो दोनों अक्यूज जिनको अरेस्ट किया गया था वो जुडिशियल कस्टडी में रहे। उनको बेल नहीं हुआ, अभी भी वो कस्टडी में है। आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हैव कम कंप्लीटेड। तो वो दोनों अक्यूज अभी भी कस्टडी में। और जो तीसरा अक्यूज जो था उसको हमने एब्सकॉन्डिंग चार्जशीट किया था। एब्सकॉन्डिंग चार्जशीट मतलब कि जब वो अक्यूज इज ऑन द रन, अक्यूज इज हाइडिंग फ्रॉम द पुलिस, बट स्टिल द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बिगिन। तो हमने ऐसे उसको चार्जशीट किया था। बट उसके साथ साथ हमने क्या किया था, उसका LOC ओपन किया था, लुकआउट सर्कुलर। और हमने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू हमने
एक अलर्ट एक सिस्टम होता है कि अगर वो इंटरनेशनल ट्रैवल करेगा एयरपोर्ट पे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको तुरंत मिल जाएगी। जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल उसका डिटेक्ट होगा वैसे ही हमको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ऐसे ही हमको अभी रिसेंटली पता चला कि वो चेन्नई एयरपोर्ट पे वो पाया गया। चेन्नई एयरपोर्ट से हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि दैट ही वाज ट्राइंग टू क्रॉस द कंट्री एंड ही केम टू इंडिया। सो वी बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वी सेंट आवर टीम टू चेन्नई एयरपोर्ट। अभी 6 फरवरी की बात है और 6 फरवरी को हम उसको लेके यहाँ पे आए। उसका नाम था अकरम शेख सन ऑफ अली शेख। ये 43 ईयर्स का है। तो इसने बताया कि जो गोवा के एजेंट थे मस्तान खान पठान और सैयद, उनके साथ एक कॉन्टैक्ट में था और जब वो लेडी जो गोवा की लेडी जिसको वहाँ भेजा था उसको उसका ट्रांसपोर्टेशन इसने फैसिलिटेट किया था, एयरपोर्ट से उसको लेके गया था। बेस्ड ऑन द फोटो यहाँ से जो मस्तान ने उसको भेजा था उस फोटो के हिसाब से उसने आइडेंटिफाई करके मस्कट में उसको एयरपोर्ट से पिक किया। फिर एक इनका रिक्रूटमेंट एजेंसी का एक घर है या फिर रूम्स है, वहाँ पे उसने लेके गया। उसके बाद उसको एक लोकल शेख के यहाँ पे उसने भेजा एज रिक्रूटमेंट। बट बोला गया था हाउसमेट जॉब, जो भी इलीगल है, दैट इटसेल्फ इज इलीगल बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड एजेंट। बट उसके बाद भी उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से उसको एक्सप्लॉयटेशन किया गया और उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगे गए। तो ये उसने कन्फेस किया है सारी चीज़। और इसका फ़ोन हमें सीज हुआ है जिसमें हमको मिला है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट एजेंसी रन कर रहे हैं जो कि इंडिया में ऐसी एजेंट के नेटवर्क के थ्रू लोगों को भेज रही है। और उस समय भी ये लड़की ने बताया था जब वो कंप्लेन देने आई थी कि ऐसे मेरी तरह 10 लड़कियाँ और हैं जो कि वहाँ पे अलग अलग जगह पे एम्प्लॉयड हैं। और तो उस समय हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू हमने लेटर्स भी लिखे थे कि वो चूँकि इंडिया के बाहर एक्शन बनता है तो एम्बेसी उसमें एक्शन लेगी, एम्बेसी के थ्रू उसमें परस्यू कर सकते हैं उस मैटर को। तो हमने उसके लिए भी उस समय लेटर्स लिखे थे। और अभी चूँकि ये तीसरा आदमी हमको मिल गया है तो अब इसने और भी चीज़ें बताई हैं। उस एजेंसी का नाम हमको मिल गया है जिस एजेंसी के थ्रू मस्कट में ये काम कर रहे हैं, तो उसका एग्जैक्ट नाम के हिसाब से हम और उसको भेजेंगे और लेटर्स भेजेंगे। और जब वो चौथा, अब ये जो एजेंसी है वो कोई रन करता है, अब उसके बारे में ये बता रहा है कि दैट पर्सन इज़ हुमून शेख जो कि मस्कट का ही है, ओमान का लोकल है। तो अगर लेट्स सी हम उसमें और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसमें जैसी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उस चौथे आदमी को भी हम अरेस्ट करेंगे। द पॉइंट इज़ कि हम इस तरीके के सेंसिटिव केसेस में छोड़ते नहीं हैं, मतलब पूरा एंड तक जाना है। दैट इज़ द आइडिया ऑफ क्राइम ब्रांच। और इतना सेंसिटिव मैटर है क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मैटर है। गोवा के लोकल लोगों को इस तरीके से मिसगाइड करके जॉब के नाम पे मिसगाइड करके ओवरसीज़ भेजने का एक्सप्लॉयटेशन का मैटर है। तो वी आर वेरी पर्टिकुलर कि इसमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हो। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक बेल भी नहीं होने दी उन्होंने अक्यूज़ की, और इसका भी यही होगा। तो मैं फिर से अपील करना चाहूँगा मीडिया के थ्रू, पहले भी जब हमने ये दोनों को अरेस्ट किया तब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तो अभी फिर से मैं अपील करना चाहूँगा कि मीडिया इस चीज़ को पॉपुलराइज करे कि रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू ही लोग रिक्रूटमेंट कराएं अपना ओवरसीज़। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड एजेंट्स की लिस्ट है, गोवा के रजिस्टर्ड एजेंट्स की लिस्ट है। मैंने उस समय भी सर्कुलेट की थी, मीडिया को भी दी थी उस समय लिस्ट, अभी फिर से मैं दे दूँगा। उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि यही रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं। और उसमें खास बात यह है कि रजिस्टर्ड एजेंट्स अपनी सब ब्रांचेस नहीं चला सकते, कि उसकी मेन ब्रांचेज है उसी से रिक्रूटमेंट होगा। कोई तीसरा आदमी ये नहीं बोल सकता कि मैं उसके लिए काम करता हूँ, मेरी मेन एजेंसी, मेरी मेन ब्रांच वो ये है और मैं इसकी सब ब्रांच हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। उसी एजेंसी के थ्रू उसी के ऑफिस में रिक्रूटमेंट अगर होगा, उसमें भी प्रॉपर जॉब ऑफर होना चाहिए, उसके टर्म्स ऑफ जॉब होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए सैलरी का डिस्क्रिप्शन। और कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंट आपको इस तरीके से एडवांस पेमेंट ओवरचार्ज नहीं करेगा। एक बार उस चीज़ को आप पॉपुलराइज करें। और इसमें अर्ज एनजीओ भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है जिन्होंने प्रोएक्टिवली इस केस को रिपोर्ट किया। आई वांट टू थैंक देम ऑल्सो। और हमारी टीम जो राजेश कुमार और नीना देवलकर, इन्होंने मिलकर बहुत अच्छे से इस केस को हैंडल किया और जल्दी से जल्दी इसको चार्जशीट किया। अब तीसरे को भी हम दोबारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसमें दाखिल करेंगे। तो ये पहला केस था जिसके बारे में बताना चाहता था। दूसरा केस जो है वो भी एक बहुत सेंसिटिव मैटर पे है, साइबर का केस है। तो लोगों को ज्ञात है कि चाइल्ड pornographic material, its possession of such content is illegal. It is punishable under IT Act, POCSO Act. बट अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के गलत आदतों में पड़ते हैं और इलीगल चीज़ें करते हैं। तो अभी रिसेंटली हमको एक इन्फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक पोर्टल है साइबर टिपलाइन, उसके थ्रू हमारे साथ शेयर होती है इन्फॉर्मेशन टाइम पे। तो रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई वो इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी आईपी एड्रेस से कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट एक्सेस होता पाया गया या फिर स्टोर होता पाया गया, वो आईपी एड्रेस देते हैं। तो आईपी एड्रेस से हमने ट्रेस किया, फिर एक आदमी को हमने आइडेंटिफाई किया गोवा का,
जिसके फ़ोन में प्रोबेबली चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल था। उसको हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने पे पाया कि वो चाइल्ड टिप लाइन से जो हमको अलर्ट आया था साइबर टिप लाइन से एमएचए के थ्रू, दैट वाज ट्रू, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव रजिस्टर्ड एफआईआर। वी हैव अरेस्टेड दैट पर्सन। दैट पर्सन इज़ 52 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल, जिसका नाम है सचिन एस जोगलेकर। ये अदानबाड़ा पोंडा का रहने वाला है। अभी प्रेजेंटली मडगांव में ये रह रहा है। उसका एड्रेस आपको इसमें मिल जाएगा, नाम और एड्रेस। 52 ईयर्स एज का है और इसके फ़ोन में ये मटेरियल पाया गया। इसमें हमारी साइबर क्राइम की टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। जो जैसे ही हमको सिर्फ आईपी एड्रेस से डेवलप करना इतना आसान नहीं होता है इन्फॉर्मेशन को, तो उसमें बहुत मेहनत करके, टेक्निकल एनालिसिस करके, परस्यू करके, वेरीफाई करके, ग्राउंड पे जाके मल्टीपल एड्रेसेस को वेरीफाई किया गया और इस आदमी को एप्रीहेंड किया गया। क्योंकि ऐसे लोगों का सोसाइटी में होना बहुत डेंजरस है। जो आदमी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल पोजेस कर सकता है, वो चाइल्ड को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा थिन लाइन, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है ऐसे लोगों में। तो इसलिए हमारी सोसाइटी में चिल्ड्रन की कितनी अहमियत है, तो हमको इस तरह के लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ना है और उनको जेल में ही रखना है। तो दैट इज़ द मोटिव। इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन हमने लिया और ये अभी हमारी कस्टडी में है। इसमें मैं फिर से आपको रिआइटरेट करना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में सितंबर में जजमेंट दिया था। उसमें फिर से इस चीज़ को बताया था, इट इज़ ऑलरेडी इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर किया कि ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन में रखा हुआ है, कहीं से रिसीव हो गया, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल आपके फ़ोन में अगर रिसीव हो गया, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को रिसीव हो गया, मुझे नहीं पता, मेरे फ़ोन में आ गया कहीं से। आपको रिपोर्ट करना है उसको। फेलियर टू रिपोर्ट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। अगर आपके फ़ोन में रिसीव हुआ है तो आपको उसको पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस केस में तो इसने खुद ही स्टोर किया था, बट मैं इन जनरल ये एडवाइस देना चाह रहा हूँ पब्लिक को कि आप उसको रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर से पॉक्सो एक्ट के अंदर इसमें कार्रवाई हो सकती है। सो दिस इज़ द सेकेंड केस विच आई वांटेड टू हाईलाइट। दोनों बहुत सेंसिटिव केसेस थे। तीसरा एक एडवाइजरी मैं इन्वेस्टमेंट स्कैम के ऊपर देना चाहता हूँ। अभी हम ये साइबर क्राइम में ट्रेंड देख रहे हैं